नमस्कार दोस्तों, रंजना मैथ जरत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें अपने इस भूगोल के लेक्चर में इस क्लाइमेटोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता जो है जलवायु विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि इस आर्द्रता की वजह से मौसम की सारी दशाएं निर्भर होती हैं और वर्षा कितनी होगी, कहाँ पर शुष्कता होगी, यह निर्भर करता है आर्द्रता के ऊपर। और आज हम आर्द्रता के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके सबसे पहले हम आर्द्रता टॉपिक ह्यूमिडिटी उसका परिचय देखेंगे, फिर आर्द्रता को प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसको प्रदर्शित करने की मूलतः 3 विधियां: निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे आर्द्रता के साथ मौसम का क्या संबंध होता है। तो अब हम अपने लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं और आर्द्रता क्या है इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब आगे हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन जानेंगे क्या है। देखिए, परिचय में सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले वाष्पीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। वाष्पीकरण को हम 3 रूपों में देखें। वाष्पीकरण क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पृथ्वी के संदर्भ में कैसे कहाँ कहाँ पर किस अक्षांश पे ज्यादा पाया जाता है, किस अक्षांश पे कम वाष्पीकरण होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अब वाष्पीकरण क्या है, तो सबसे पहला कार्य है जल जिस प्रक्रिया के माध्यम में वाष्प में बदलता है, जो प्रक्रिया होती है, जल जिस प्रक्रिया के माध्यम में वाष्प बदलता है, इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आपको मालूम होगा, आपको पता है, क्योंकि जब कोई पदार्थ जलीय अवस्था में होता है तो उसके अगर परमाणुओं के बीच की दूरी किसी प्रकार से बढ़ जाए तो अपनी अवस्था को त्याग करके अपनी उच्च अवस्था में जाए। क्योंकि मान लीजिए, जब सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जब जल जलीय अवस्था में है, तो जब उसमें हम अलग से टेम्परेचर देंगे, अलग से कहीं से ऊष्मा देंगे जल को, ऊष्मा देने की वजह से उसके परमाणुओं के बीच जो है दूरी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी। दूरी बढ़ने की वजह से उसकी अवस्था जो है द्रव अवस्था से किसमें चला जाएगा, गैसीय अवस्था में चला जाएगा। तो यही प्रोसीजर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो इसमें देखिए, जब जल जिस प्रक्रिया के माध्यम में वाष्प बदलता है, उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो सीधा अर्थ इसका है। तो इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला तापमान आता है। तो आप तापमान के बारे में आप जानेंगे कि आप सबसे बढ़िया उदाहरण देखेंगे कि जब आप गर्मियों के समय में, मान लीजिए किसी समय जब कपड़े आप सुखाते हैं, तो जो तेज धूप रहती है वहाँ पर कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि तेज धूप होने की वजह से, टेम्परेचर अधिक होने की वजह से उष्मा अधिक मिलती है जल को। जल को अधिक उष्मा मिलेगी तो उसके परमाणु जो है दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाने से उनके बीच जो उसकी अवस्था चेंज होगी, लिक्विड से किसमें चला जाएगा, गैसीय अवस्था में चला जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया जब तापमान अधिक होता है तो टेम्परेचर अधिक होने की दशा में वाष्पीकरण जो इवापोरेशन आपका अधिक होता है, ये दोनों के बीच सीधा संबंध है। वायु की गति, विंड वेलोसिटी, अगर वायु की गति तीव्र है तो वायु गति की सबसे बढ़िया उदाहरण आप भी उस समय ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आपके मान लीजिए कोई भी चीज को सुखाना हो, तो आप अगर मान लीजिए सूर्य की उपस्थिति नहीं है, रात्रि का समय है, तो आप पंखे का सहारा लेते हैं, पंखे चला देते हैं। पंखे चला देने की वजह से भी कपड़े सूख जाते हैं। तो हवा की गति अगर तीव्र है तो भी वाष्पीकरण तेजी से होता है। तो हवा की गति जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है वाष्पीकरण से। अगर हवा की गति तेज है तो भी वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा। फिर अगला टॉपिक आता है हवा की शुष्कता। अगर हवा में नमी की कमी है तो हवा शुष्क हवा कहलाती है। तो शुष्क हवा, आपको पता है कि जब हवा शुष्क होती है, क्योंकि हवा जब शुष्क होती है तो उसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो जिस सतह से भी टकराती है या जिस सतह से भी पहुंचती है, वहां से उसकी नमी को खींचने का प्रयास करती है, उसकी जलीय मात्रा को वाष्प में बदलने का प्रयास करती है, अपने अंदर लेने का प्रयास करती है। इस वजह से भी जो है वाष्पीकरण तीव्र गति से होता है। तो जिसे सबसे बढ़िया उदाहरण है, आप ठंडी के समय में या फिर अन्य शुष्क मौसम में
जो है त्वचा रूखी हो जाती है, होंठ फटने लगते हैं, तो ये जल की कमी से ही होते हैं, क्योंकि हवा शुष्क होती है उस समय, और जलीय मात्रा या जल की मात्रा को बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है, वाष्प में बदल लेती है, तो उसमें भी वाष्पीकरण क्या हो जाता है, तेजी से हो जाता है। तो अगर हम बात करेंगे इसके पृथ्वी के संदर्भ में, तो पृथ्वी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो देखिए 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ तक महाद्वीपों पर और 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री 10 डिग्री से 20 डिग्री तक अक्षांशों में नॉर्थ साउथ उत्तरी एवं दक्षिणी, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 20 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ से लेकर के 10 डिग्री साउथ, दोनों गोलार्धों में महासागरों पर वाष्पीकरण तीव्र होता है, तेजी से होता है। सबसे पहला बात महाद्वीपों क्या होता है, क्योंकि महाद्वीपों पर जो है विषुवत रेखीय वर्षावन पाए जाते हैं। जब वर्षावन पाए जाते हैं तो ये अधिक जल की मात्रा को ये वाष्पीकृत करते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण, जब पेड़ पौधे अधिक होंगे तो वाष्प का उत्सर्जन अधिक होगा, क्योंकि ये अंदर से अपने जड़ों द्वारा जल की मात्रा को अवशोषित बहुत तेजी से करेंगे। तो जल की मात्रा को बहुत तेजी से अवशोषित करेंगे, फिर पत्तियों के माध्यम से जल का वाष्पीकरण, जब जल पौधे वाष्पीकरण करते हैं उनको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, क्योंकि वाष्प का उत्सर्जन करते हैं तो बहुत तेजी से मात्रा में। तो जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना अधिक क्या होगा, वाष्पीकरण भी जल का बहुत अधिक होगा। तो महाद्वीपों पर 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया आता है, आप 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा इसके बीच में आएगी। तो महाद्वीपों पर जो है पेड़ पौधे या वनों की अधिकता होने के कारण वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर जो है वाष्पीकरण अधिक होता है। तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ तक या 10 डिग्री साउथ से लेकर 20 डिग्री साउथ तक, वहाँ पर जो है महासागरीय भागों में वाष्पीकरण अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने की वजह से, तापमान अधिक होने की वजह से, सूर्यातप अधिक प्राप्त होने की वजह से, और यहाँ पर विषुवत रेखीय भागों में सूर्यातप भी अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे हमेशा बादल द्वारा आच्छादित रहते हैं, तो बादल जब अधिक घेरा रहेगा, यहाँ पर बादल अधिक रहेगा, तो बादलों की अधिकता होने के कारण जो है वे बादल सूर्यातप को प्रभावित कर देते हैं, उतनी मात्रा में नहीं बात। तो अधिकतम तापमान 10 डिग्री जो सूर्यातप जो है 10 डिग्री से 20 डिग्री के महासागरों पर जब पड़ता है, तो यहाँ पर जो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फिर हम बात करेंगे आर्द्रता के बारे में, आपको समझ में आएगा टॉपिक। आर्द्रता का मतलब होता है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प, वायु में उपस्थित जलवाष्प वही आर्द्रता कहा जाता है। ये तो इसकी परिभाषा कि जब हवा में, जैसे मान लीजिए आप गर्मी के महीने में जो देखते हैं कि जब पसीना आता है, तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है। तो जो हवा में जल का गैसीय रूप होता है उसको क्या कहा जाता है, आर्द्रता बोलते हैं। और इसमें जो है जिस हवा में अधिकतम नमी, अगर साधारण भाषा में उसको बोला जाए तो हवा में नमी जो पाई जाती है उसी को ही आर्द्रता कहते हैं। तो अब सबसे पहले कहने का मतलब ये है, अभी आर्द्रता डिपेंड करती है जलवाष्प पर। आर्द्रता, जिस हवा में आर्द्रता अधिक होगी, नमी अधिक होगी, जलवाष्प अधिक होगा, उसे आर्द्र वायु कहा जाएगा, जलवाष्प। और जलवाष्प सीधे डिपेंड करता है धनात्मक संबंध तापमान के साथ इसका होता है, तापमान। क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा जल का, और जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, जलवाष्प निकलेगी, और जलवाष्प अधिक होगा तो आर्द्रता अधिक होगी। तो सीधे सीधे अगर कहा जाए तो आर्द्रता और तापमान में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा,
वाष्पीकरण अधिक होगा तो जलवाष्प की मात्रा अधिक प्राप्त होगी, और जलवाष्प की मात्रा अधिक प्राप्त होने की दशा में आर्द्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो आपका बेसिक क्लियर हुआ। हम बात करेंगे आर्द्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। तो बेसिकली आर्द्रता को प्रदर्शित करने की 3 विधियां। आर्द्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। आर्द्रता को प्रदर्शित करने की मूलतः 3 विधियां हैं। अगर देखा जाए तो आर्द्रता को प्रदर्शित करने की मूलतः 3 विधियां हैं, जिसमें से आप पहली विधि मान सकते हो निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरी सापेक्ष आर्द्रता। तीसरा विशिष्ट आर्द्रता। ये 3 प्रकार हुआ आपका। तो इसमें देखिए निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये 3 आर्द्रता प्रदर्शित करने की 3 विधियां हैं। अब इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये 3 प्रकार की विधियां हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में, विस्तृत चर्चा करेंगे अपने लेक्चर में, और उसके बाद सापेक्ष आर्द्रता, उसके बाद विशिष्ट आर्द्रता के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे आज हम। देखिए निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब जो होता है, अगर जल में देखा जाए तो केवल वास्तविक आर्द्रता की मात्रा के बारे में बात करता है। तो निश्चित तापमान पर ऐसी परिभाषा देखा जाए, निश्चित तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। देखिए सबसे पहले इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक निश्चित तापमान पर और एक वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन में कहने का मतलब यह है कि जब तापमान वायु का सम रहेगा, इसे कहने का मतलब अगर तापमान वायु का फिक्स रहेगा, तो जब वायु का तापमान फिक्स रहेगा तो वाष्पीकरण की दर भी फिक्स रहेगी, और उसके बाद निश्चित आयतन, क्योंकि इसमें जो तापमान अगर फिक्स रहने की वजह से जो वाष्पीकरण जितना रहेगा सेम रहेगा, और निश्चित आयतन उसकी वृद्धि नहीं होगी, हवा का आयतन बढ़ेगा नहीं। तो उस दौरान जो उस उपस्थित जो मात्रा होती है जल में, जो है वायु में जल की मात्रा, जो जलवाष्प की मात्रा, उसको ही निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। तो अगर देखा जाए तो अगर इसका देखा जाए तो निरपेक्ष आर्द्रता बराबर जलवाष्प की
मात्रा बटे वायु का आयतन। तो अगर सीधा सा परिभाषा अगर देखा जाए तो अगर कहा जाए कि वायु के एकांक आयतन में निश्चित तापमान पर पाई जाने वाली जो वास्तविक जलवाष्प की मात्रा होती है उसको क्या कहा जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता। और एब्सोल्यूट शुद्ध आर्द्रता के बारे में केवल बात करती है। देखिए इसका ये सूत्र हो गया है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर जलवाष्प की मात्रा फिक्स रहे, अगर ये मात्रा क्या रहे, फिक्स रहे, नियत रहे, तो वायु का आयतन बढ़ने घटने की दशा में निरपेक्ष आर्द्रता में परिवर्तन होता रहता है। अगर वायु का क्या है, जलवाष्प की मात्रा फिक्स रहे तो वायु का आयतन देखिए, अगर इसको हम लिखें शॉर्ट फॉर्म में, इसको बोलेंगे AH, क्योंकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंटी प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वायु का, वो जो एयर ऑफ वॉल्यूम, तो हवा के आयतन से क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध इसमें हो जाएगा। क्योंकि जब आयतन बढ़ेगा तो हवा का मान, ये जो निरपेक्ष आर्द्रता घटेगी, आयतन बढ़ने की दशा में घटेगी, और आयतन जब घटेगा तो निरपेक्ष आर्द्रता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है निरपेक्ष आर्द्रता किससे, अगर जलवाष्प की मात्रा कहीं पर फिक्स हो, जलवाष्प की मात्रा फिक्स तब रहेगी जब तापमान फिक्स रहेगा। तापमान फिक्स रहेगा तो वाष्पीकरण की मात्रा भी फिक्स रहेगी। वाष्पीकरण समान मात्रा में होगा, तापमान में घटेगा, तापमान अगर घटेगा, टेम्परेचर लो होगा तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, फिर भी ये जलवाष्प फिक्स नहीं रहेगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो फिर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, फिर भी वाष्पीकरण फिक्स नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि तापमान भी फिक्स, निश्चित तापमान होना चाहिए, और जलवाष्प की मात्रा जब निश्चित तापमान होगा, जलवाष्प की मात्रा भी फिक्स रहेगी। तो अगर जलवाष्प की मात्रा फिक्स रहे तो जितना ज्यादा वायु का आयतन बढ़ेगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है, निरपेक्ष आर्द्रता जो होती है, इसकी मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो कहने का सीधा मतलब यही है। ये मान लीजिए हवा का, इसमें हवा जलवाष्प के मान लीजिए 9 परमाणु कण है जलवाष्प के। अगर कुछ समय बाद इसी का आयतन बढ़ा दिया जाए, कणों के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। अगर इसको और बढ़ा दिया जाए, ये दूरी इधर इतनी ज्यादा होगी, गैप इनके बीच जितना होगा वायु में, तो इनमें जो हवा में जो नमी सोखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर, यानी आयतन बढ़ा देने पर, आप देख पा रहे हैं कि अगर इसका आयतन बढ़ा दिया जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए इसका, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो AH क्या हो जाएगी, आपकी लो होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब हवा का अगर आयतन बढ़ा दिया जाए तो इसकी निरपेक्ष आर्द्रता में कमी हो सकती है, और आयतन अगर घटा दिया जाए तो निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है निश्चित तापमान पर, निश्चित आयतन में जो कुछ भी जलवाष्प की मात्रा उपस्थित रहती है उसको ही निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। तो बस फिर आज तक यहीं तक, और बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता के बारे में, और फिर उस विशिष्ट इन आर्द्रताओं के माध्यम से मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन आर्द्रता संबंधी चैप्टर से कितने प्रकार के प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर नेट, JRF और UPSC VPSC के प्रीलिम्स में बनते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। माध्यम से मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन आर्द्रता संबंधी चैप्टर से कितने प्रकार के प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर नेट, JRF और UPSC VPSC के प्रीलिम्स में बनते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अब तक धन्यवाद।